है उनकी टेंजेंट्स ही फाइंड आउट करने हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, लेकिन चूंकि एक पैरामीटर टी इन्वॉल्व हो चुका है तो हम चेन रूल को यूज करते हुए अपना डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वाई और एक्स जो है वो दोनों इटसेल्फ टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो suppose f and g are differentiable functions and we want to find the tangent line at the point on the parametric curve। पैरामीट्रिक कर्व के ऊपर हमारे पास जो एक्स और वाई पॉइंट्स हैं वो वैसे ही लाई करते हैं जैसे पहले करते थे, लेकिन टी के रिस्पेक्ट से वो मूव करते हैं कि टी की हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ मौजूद है, लेकिन हमने जो अपनी टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है वो पॉइंट्स के ऊपर ही ड्रा करनी है। वेयर वाई इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। वाई जो है यहाँ पर हमारे पास पीछे जब हमने डिस्कशन की थी तो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन था एक्स का, सेम उसी तरह से हम अपनी जो डेरिवेटिव की कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इटसेल्फ वाई जो है वो टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एज इट इज यहाँ हमने जब प्रीवियस डिस्कशन की थी तो उसके रिस्पेक्ट से एक्स के ऊपर भी हमारा वाई जो है वो डिपेंड करता था। सो डी वाई ओवर डी टी जो है उसको हम चेन रूल के मुताबिक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स या डी एक्स ओवर डी टी इनटू if dx over dt नॉन जीरो we can solve for dy over dx। अगर ये नॉन जीरो हो दूसरे का हम इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइड पे जाएगी तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी हमारे पास। बेसिकली तो हम डेरिवेटिव जो है उसको इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन चूंकि y और x जो है सेल्फ t के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हमें ये चेन रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ा। यहाँ पर हम dy over dx को रिप्रेजेंट करेंगे dy over dt से over dx over dt, और dx over dt के लिए जरूरी है कि वो नॉन जीरो, अगर वो जीरो हो जाता है तो फिर हम अपना डेरिवेटिव फाइंडिंग कर सकते हैं, हम अपनी लाइन ड्रा नहीं कर सकते। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर हमें पता है कि हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट्स होती हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स जो है वो हमारे शो होते हैं, हमारा डेरिवेटिव जो है वो इनफिनिट बन जाता है। Equation 1 which you can remember by taking of calculating the dt is enable us to find the slope dy over dx of the tangent to the parametric curve without having to eliminate the parameter t। We see from 1 that the curve has the horizontal tangent when dy over dt is equal to 0। अगर ये 0 हो जाता है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब आंसर हमारा 0 हो तो हमेशा dy over dx जब 0 हो या डेरिवेटिव जब भी 0 हो तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रा होती है, ये हमने पीछे पढ़ा था, प्रोवाइडेड दैट dx over dt नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो भी हो, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू 0 हो तो पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रा होती थी, ये हमने पीछे देखा हुआ था। एंड इट हैज द वर्टिकल टेंजेंट व्हेन dx over dt 0। अगर dx over dt 0 हो जाता है तो डेरिवेटिव इनफिनिट हो जाता है, जब डेरिवेटिव इनफिनिट हो जाता है तो वर्टिकल टेंजेंट ड्रा होती है। अगर वर्टिकल टेंजेंट ड्रा होती है तो इट मींस हमारा डेरिवेटिव भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। And it has the vertical tangent when dx over dt 0 provided that dy और dt non zero। अगर ये non zero भी हो और यहाँ पे 0 हो तो पूरा डेरिवेटिव इनफिनिट बन जाता है। This information is useful for sketching parametric curves। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दोबारा रिकॉल इसलिए की गई है कि हमने अपनी पैरामीट्रिक कर्व्स जो हैं उनके ऊपर जो टेंजेंट लाइन की स्केचिंग करनी है वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। So as we know from chapter number 4, it also useful to consider second derivative। This can be found by replacing y by dy over dx in equation number 1। सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करेंगे तो वो भी अगेन हमारे पास चेन रूल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है एक कर्व C is defined by the parametric curve। कर्व C जो है उसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस के साथ हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, t स्क्वायर है y t क्यूब minus dt। शो दैट C has two tangents at the point 30 and find their equations। C जो है वो पॉइंट 30 के ऊपर दो टेंजेंट्स रखता है एंड फाइंड देयर इक्वेशंस, उनके इक्वेशंस को फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन C वेयर द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वो पॉइंट फाइंड करने हैं कर्व के जहां पर टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है और जहां पर वर्टिकल है। डिटरमाइन वेदर द कर्व इज कनकेव अप और कनकेव डाउन एंड स्केच द कर्व। ये भी देखना है कि कहां पे कनकेव अप कनकेव डाउन है और स्केच कैसे करना है, ठीक है। नोट दैट y इज इक्वल टू गिवन जो हमारे पास है t क्यूब माइनस 3t है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t into t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 when t is equal to 0 और t is equal to plus minus 3। यहाँ से अगर हमारे पास y जो है t क्यूब y हमारे पास इसके इक्वल है t इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि हमने शो दैट c हैज
टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट 30। इस पॉइंट के ऊपर हमने टू टेंजेंट्स फाइंड करनी है, फाइंड देयर इक्वेशन, उनकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। सो y की बेसिकली हम वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो जीरो के इक्वल रख के हम अपनी बेसिकली वो पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे t जीरो है या t हमारे पास क्या है प्लस माइनस के रूट 3 है। Therefore the point 30 on C rises from two values of the parameter। अब जब हमने t को जीरो देखना है और t को प्लस माइनस 3 देखना है, तो ये जो पॉइंट्स की डिस्कशन हमारे पास हो रही है 30, हम देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यूज जो है वो x और y की किन किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होती हैं। तो जब हम t की वैल्यू को जीरो डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं है, हम t इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के ऊपर इसकी डिस्कशन जो है वो देखेंगे। देयरफॉर द पॉइंट 30 ऑन C राइजेस फ्रॉम टू वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर की दो वैल्यूज के साथ जो पॉइंट है वो राइज होता है, t स्क्वायर रूट 3 और दूसरा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 3। दिस इंडिकेट्स दैट C क्रॉस इटसेल्फ 30 एट 30। ये इंडिकेट करता है कि जब हम एक दफा t को 3 रखेंगे या हम दूसरी दफा t जो है उसको माइनस 3 अंडर रूट रखेंगे, तो हमारे पास जो दो वैल्यूज जो है वो y की डिस्कस होंगी और कर्व जो है वो अपने आप को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट जो है वो करती जा रही है, जिसको हम एंड पे आगे स्केच करके जो है वो भी लिखेंगे। सिंस डेरिवेटिव हमारे पास क्या है dy ओवर dx, dy ओवर dt और dx ओवर dt है। सो d का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर आप t डिस्कस करते हो तो वो 3t स्क्वायर माइनस 3 है और dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 2t है, दैट इज रिटन एज इन दिस फॉर्म। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1t इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 के ऊपर जो हमारे पास स्लोप आ रहा है वो हमने जो डिस्कस किया वो प्लस माइनस 6 इंटू 2 ओवर 3 रूट है, दैट इज प्लस माइनस 3। सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 30 आर 30 के ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो है वो बन रही है वो हमारे पास क्या है y इंटू 3 x माइनस 3 और दूसरी जो है वो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला आपके पास क्या है y माइनस y1 इंटू स्लोप x माइनस x1। सिमिलरली हमारे पास दूसरा स्लोप जो है वो माइनस 3 है, तो दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी दूसरे स्लोप के साथ हमारे पास इसी तरह से रिप्रेजेंट होगी। show that C has two tangents at the points। दो टेंजेंट्स हमारे पास जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं, एक प्लस 3 के लिए और दूसरी माइनस 3 के लिए, और उनकी इक्वेशंस जो है वो भी हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द पॉइंट ऑन C whether tangent is horizontal or vertical। we know that tangent is always taking horizontal when derivative is equal to 0। जब डेरिवेटिव जो है हमारे पास 0 होता है, दैट इज व्हेन dy ओवर dt 0। और डेरिवेटिव कब 0 होगा, डेरिवेटिव हमारा डिपेंड करता है किस पे, इस इक्वेशन के ऊपर, और ये उसी वक्त 0 हो सकता है जब dy ओवर dt 0 होगा। अगर dy ओवर dt जो है वो हमारे पास 0 है और dx dt नॉन 0 है, सो सिंस dy ओवर dt हमारे पास क्या 3t स्क्वायर माइनस 3 दिस हैपेंस, और ये उस वक्त 0 होगा जब हमारे पास जो t है वो प्लस माइनस 1 होगा। जब t की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी तो उस वक्त dy ओवर dt 0 जो है वो 0 होगा। जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो भी dy ओवर dt 0 है, और जब माइनस 1 पुट करते हैं तो भी dy ओवर dt जो आंसर वो 0 देगा। सो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हमारी तब हर उस पॉइंट्स के ऊपर ड्रा हो रही है जहां पर t जो है वो 1 है या माइनस 1 है। द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन सी आर, अगर हम इन पॉइंट्स को सी के ऊपर देखें तो वो हमारे पास टी की वैल्यू जब आप 1 पुट करते हो या माइनस 1 पुट करते हो तो वो कौन से पॉइंट्स हैं। जब आप टी को 1 पुट करते हो तो एक्स आपके पास 1 आ जाता है और वाई आपके पास क्या आता है 1 माइनस 3 माइनस 2, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। दूसरा माइनस 1 जब हम पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स अगेन आपके पास 1 है और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3 आपके पास माइनस 1 आंसर यहाँ पे आपको माइनस 1 देगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 3 आपको 2 आंसर देगा। दूसरा पॉइंट हमारा 1 2 है जिसके ऊपर हमारी वर्टिकल टेंजेंट जो है वो ड्रा हो रही है। सो दिस वाज द वर्टिकल टेंजेंट। फाइंड द पॉइंट सी वेयर द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, यहाँ तक तो जो था हमारी सिचुएशन वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की थी। अब वर्टिकल टेंजेंट हमारी कब ड्रा होगी, जब dx ओवर dt 0 होगा। और dx ओवर dt हमारा कब 0 होगा, dx ओवर dt हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या है 2t है, दैट इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 0। जब t 0 होगा तो dx ओवर dt 0 है।
नोट दैट dy ओवर dt नॉन जीरो, वहां पे dy ओवर dt जो है वो नॉन जीरो रहेगा, अगर क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता है तो फिर 0/0 फॉर्म बन जाती है, हम इसमें उस ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी जिसको फिर हम पीछे लॉपिटर रूल यूज करते थे। तो इसका नॉन जीरो होना जो है वो जरूरी है। द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन सी इज 0 0, तो जहां पर वर्टिकल टेंजेंट ड्रा हो रही है वो हमारा पॉइंट कौन सा है, 0 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो टेंजेंट है वो बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में है। सो ये डिटरमिन वेदर द कर्व इज कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड, थर्ड कंडीशन हमने उसके कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड की डिस्कस करनी थी। सो कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए हम उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो डिस्कस करते थे, और जब सेकंड डेरिवेटिव लेते थे तो दस द कर्व इज कनकेव अपवर्ड व्हेन t इज ग्रेटर देन 0। डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव होता है तो फिर हम कहते थे कि हमारी कर्व जो है वो कनकेव अपवर्ड में है, और ये उस वक्त 0 है जब t जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, और डाउनवर्ड में चला जाएगा जब ये आपके पास t जो है वो लेस देन 0 का। नो डाउट कि ये जो t स्क्वायर है इसमें तो हर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी, लेकिन t क्यूब मैटर करता है। अगर आप t को ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, और t को लेस देन 0 लोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, जो कि हमारे डेरिवेटिव को लेस देन 0 कर देगा या डेरिवेटिव को नेगेटिव कर देगा। तो t ग्रेटर देन के लिए तो ये कनकेव अपवर्ड है, लेकिन t लेस देन 0 के लिए ये हमारी कर्व क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है। यूजिंग दीज इंफॉर्मेशंस फ्रॉम पार्ट बी एंड सी, स्केच सी एंड फिगर नंबर 1, उसने कहा ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हम अपनी कर्व जो है उसको स्केच कर सकते हैं कि वो किस तरह से स्केच हुई है। यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है कि आप इसकी स्केचिंग भी करें, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाएगी। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटल या वर्टिकल टेंजेंट्स जो है वो कहाँ पे ड्रा हो रही हैं। लेकिन ये पार्ट जो है आप अभी फिलहाल अपने सिलेबस में ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये कर्व थोड़ी मुश्किल फॉर्म में हमारे पास ड्रा हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द टेंजेंट टू द साइक्लॉइड साइकिल। दिए हुए हैं आपको x इज इक्वल टू आर इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एट द पॉइंट π/3। टेंजेंट हमने टेंजेंट साइड फाइंड आउट करनी है किस पॉइंट के ऊपर, π/3 पे, मींस हमने dy ओवर dx फाइंड करना है बाय यूजिंग चेन रूल। पहले हम dx ओवर d थीटा फाइंड करेंगे, dy ओवर d थीटा फाइंड करेंगे, फिर चेन रूल के मुताबिक हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे, जो कि बेसिकली हमारी टेंजेंट होगी इस साइक्लॉइड के ऊपर, और ये किस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करनी है, π/3 के ऊपर फाइंड करनी है। एट व्हाट पॉइंट इज द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ये भी देखना है किस पॉइंट के ऊपर हमारी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, when is it vertical, और कब ये वर्टिकल है। सो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज, स्लोप टेंजेंट लाइन का क्या है, dy ओवर dx है। चेन रूल के मुताबिक हम पहले dy d थीटा फाइंड करेंगे, फिर dx ओवर d थीटा फाइंड करेंगे। सो dy ओवर d थीटा हमने जब फाइंड किया तो वो हमारे पास क्या है, माइनस आर साइन थीटा, और dx ओवर d थीटा को जब हमने फाइंड किया तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, या दैट इज दिस, आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमने ये डेरिवेटिव बेसिकली किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, π/3 के ऊपर फाइंड करना है, तो हम π/3 पुट कर देंगे जहां जहां थीटा इन्वॉल्व हो रहा है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। सॉरी ये आपके पास है पाई थीटा को π/3 उसने x की वैल्यू में साइन थीटा x इज इक्वल टू r, ओके, r इंटू साइन π/3 1 अच्छा डायरेक्ट ये x और y की वैल्यू में उसने लैदा से पुट कर दिया है थीटा इक्वल टू π/3। ये क्यों पुट किया, इसकी हमें जरूरत नहीं थी एट द पॉइंट थीटा, ओके। आपने dy ओवर dx फाइंड करना था, जस्ट इसके अंदर आप पुट करें साइन π/3 1 माइनस कॉस π/3, तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। Therefore the slope of the tangent, अच्छा ठीक है, हमने ये पॉइंट्स b फाइंड करने थे, y माइनस y1 फाइंड करना था और x माइनस x1 फाइंड करना था, उसके लिए ये उसने दोनों पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट किए। ये स्लोप है, ये आपके पास y माइनस y1 है इंटू स्लोप इंटू x माइनस x1 के ऊपर जो वैल्यू है π/3 की उसने फाइंड आउट कर ली है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि हमने पॉइंट π/3 के ऊपर फाइंड करनी थी। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। उसके बाद द टेंजेंट इज स्केच्ड इन फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 में उसने कहा कि हमने जो टेंजेंट्स हैं वो स्केच की हैं। टेंजेंट्स हमने किस तरह से स्केच की हैं, हमने देखा है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हैं वो कहाँ पर लाई करती हैं।
तो ये पहला पॉइंट हमने जो लिया है माइनस पाई आर टू आर, फिर पाई आर टू आर, 3 पाई आर टू आर, तो ये बेसिकली हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं अपने यहाँ से, ठीक है। जब हम माइनस पाई पुट करते हैं, ये साइकिल की रोटेशन होती है जो हमेशा साइकिल जो है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग इसी तरह मूव करता है। तो उसकी रोटेशन साइकिल फॉर्म में दिखाई है, 0 से 2 पाई पे, 2 पाई से 4 पाई, फिर दूसरा सर्कल कंप्लीट होता है, फिर वो तीसरा सर्कल कंप्लीट करता है। इसी तरह इनफाइनाइट सर्कल्स जो है वो उसके कंप्लीट होते हैं। तो 0 से लेफ्ट साइड पे जो माइनस पाई डिस्कस होगा वो माइनस पाई आर और 2 आर पॉइंट कैसे आए हैं, बेसिकली ये पॉइंट्स हमने किए हैं एक्स और वाई पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो एक्स और वाई पॉइंट्स हमने किस तरह से फाइंड किया, माइनस पाई जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगी, माइनस पाई, और साइन की पाई पे वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई आर। एक्स का आंसर क्या है माइनस पाई आर, और जब पाई को हम वाई के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस माइनस पाई। कॉस माइनस पाई किसके इक्वल होता है, कॉस पाई के इक्वल होता है। सो कॉस पाई का आंसर -1 है, वो -1 इस माइनस से मिलेगा तो +1 बना देगा, तो 1 + 1 2r बन जाएगा। तो जो पहला पॉइंट हमारा डिस्कस हुआ है वो माइनस पाई आर इंटू 2r है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। किसी को कोई पॉइंट से समझ नहीं आ रही तो वो पूछ लें। ओके, उसके बाद हमने जब पॉजिटिव रोटेशन में पहली पाई आर रोटेशन देखी है, तो ये पाई आर टू आर कैसे आता है, अगेन आपने यहाँ पे जाके पाई आंसर पुट करना है, तो साइन पाई पे 0 होगा, ये आपका क्या आ जाता है पाई आर आ जाता है। और दूसरा आपका यहाँ पे जब आप पाई पुट करते हो तो ये अगेन 2r बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो पाई आर 2r है। इसी तरह तीसरा पॉइंट जब हम पुट करते हैं 3 पाई, तो ये 3 पाई आर बन जाएगा। cos 3 पाई में आपका क्या होता है, cos 2 पाई में पॉजिटिव होता है, 3 पाई में cos फिर जाके क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव नेगेटिव से मिलता है तो पॉजिटिव 2r बना देता है। तो जो हमारे राइट साइड के सारे पॉइंट्स हैं वो 2r ही रहेंगे, जो लेफ्ट पॉइंट्स हैं उनमें चेंजेस आती रहेगी, ठीक है। और ये सारी उसकी टेंजेंट्स जो है उनको हमने स्केच कर दिया है, जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है। बी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या था, एट व्हाट पॉइंट्स इज द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज वर्टिकल, कब हॉरिजॉन्टल है और कब वर्टिकल है। तो जब हॉरिजॉन्टल है तो हमने कहना है कि dy ओवर dx जब 0 हो तो फिर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रा होती है, और dy ओवर dx जो है वो कब 0 होगा, जब dy ओवर d थीटा 0 होगा, लेकिन उस वक्त dx ओवर d थीटा का नॉन 0 होना जरूरी है। सो the tangent is horizontal when dy over dx 0, which occurs when sin theta equal to 0 or 1 minus cos theta non-zero। dy over dx हमारे पास किसके इक्वल बेसिकली आ चुका था, sin theta over 1 minus cos theta। हम कहते हैं कि डेरिवेटिव 0 होता है अगर ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए और नीचे वाली वैल्यू क्या हो non-zero हो। So this can occur when sin theta 0 and 1 minus cos theta non-zero, that is theta is equal to, यहाँ से अगर आप cos theta equal to 1 रखें तो theta बेसिकली क्या है 2n minus 1 pi। n is an integer, n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो क्या बनेगा, थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा पाई। cos पाई के ऊपर आपका नॉन जीरो रहेगा, जब n की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो 3 पाई पे cos नॉन जीरो रहेगा, जैसा कि हमने ऊपर पॉइंट्स पुट किए हैं। और जब आप n की वैल्यू जो है वो 5 पुट करोगे तो 9 पाई आ जाएगा, 9 पाई पे भी हमारा थीटा जो है वो नॉन जीरो रहेगा। सो इन सारी वैल्यूज के ऊपर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बेसिकली क्या होगा नॉन जीरो रहेगा, जहां से आपने अपना थीटा जो है वो फाइंड करना। The corresponding points on the cycloid is अगर साइक्लॉइड के ऊपर देखें तो ये पॉइंट्स हमारे इस तरह से वेरिएशन हमें दे रहे हैं 2n minus 1 pi r 2r। आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि हमें 2r ही आंसर दे रहा था, लेकिन जो पहले पॉइंट्स हैं जब n की वैल्यूज को आप -1 रखते हो तो ये क्या बन जाता है -2 -1, वो आपके पास -3 pi r आएगा। अगर इससे पहले का एक पॉइंट होगा तो -3 pi r, जब आप 0 रख देते हो तो ये -pi r 2r आएगा, फिर ये पॉइंट होगा। अगर आप 1 रख देते हो तो फिर आपके पास pi r 2r ये पॉइंट होगा। सो ये सारे पॉइंट्स वेरिएशन दे रहे हैं हमें थीटा की इस वैल्यू के लिए। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था कि कब हमारी टेंजेंट जो है वो वर्टिकल ड्रा होगी। सो टेंजेंट्स हमारी वर्टिकल ड्रा तब होंगी जब साइन थीटा नॉन जीरो होगा और 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा।
और 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास कब जीरो होगा, ये सारा डिस्कशन आगे दी हुई है, इसको पढ़ लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो स्टूडेंट्स आप पूछ लें। पता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा जीरो कब होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मुताबिक। cos 90 पे होगा। जी स्टूडेंट्स पढ़ लिया ये वाला पॉइंट। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की मुझे। मैम पढ़ लिया है? मैम ये जो है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई जब है, हमने वो एक्सपेरिमेंट की थी, dx और d थीटा और dy बाय d थीटा दोनों जीरो होंगे, तो इसमें क्या होगा, टेंजेंट वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल? नो नो, जब वो 0/0 है तो वो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, उसको हम लॉपिटल रूल लगाते हैं, फिर उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही थी। ठीक है, तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म थी जिसको हम सॉल्व, सॉरी अनडिफाइन करें, अनडिटर्मिनेट फॉर्म थी जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। फिर उसके लिए हमने उसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई किया। लॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो cos थीटा और sin थीटा में आ चुका है। अब जब हम 2n पाई पुट करेंगे तो cos की वैल्यू जो है वो n पाई पे हमें डेफिनेट आंसर देती है, लेकिन sin पाई जो है वो हमें जीरो आंसर देता है। तो समथिंग ओवर जीरो हमारे पास इनफिनिट हो जाता है। ओके, ओके थैंक यू। जब आपने पहले उसको 2n पाई किया तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, उसको हम फिर लॉपिटल रूल लगाते हैं, उसके बाद फिर हम ये कंडीशन जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। आगे हमने डिस्कशन करनी है एरिया की, और पीछे हमने मेरा ख्याल चैप्टर नंबर 6 या 5 के अंदर एरियाज फाइंड आउट किए थे, और ये इक्वेशन जो है वो एरिया की डिस्कस की थी, इज इक्वल टू a to b by dx। उस वक्त जब हमने जिन कर्व्स के ऊपर एरियाज डिस्कस किए थे उसमें हमारे पास जो y था वो डिपेंड करता था फंक्शन x के ऊपर। y इज द डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ x, लेकिन x इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे अगेन हमारे पास एरिया जो है वो उसी फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट होगा, लेकिन इटसेल्फ बोथ x और y जो है वो डिपेंड करें किस पे, t के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे पास। तो लेकिन फार्मूला हमने वही यूज करना है जो चैप्टर नंबर 5 या 6 में हमने यूज किया था। We know that the area under the curve y is equal to f of x found a to b is where f of x is greater than 0,
ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो एरिया है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इफ द कर्व इज ट्रेस्ड ऑफ वंस बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन x is equal to f of t and y is equal to g of t, alpha lies between alpha and beta, then we can calculate an area formula by using the substitution rule for definite intervals as follows, that is y dx। और अगर आप यहाँ पे चूंकि y और x जो है वो दोनों हमारे पास t के फंक्शन है, तो y को हम इन टर्म्स ऑफ t लिख देंगे g of t, और x जो कि f of t के इक्वल है तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, f प्राइम ऑफ t के इक्वल होगा, f प्राइम ऑफ t dt के इक्वल होगा। तो जब हमारे पास फंक्शन y जो है वो इन टर्म्स ऑफ t लिखा गया है, तो हमने जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं वो भी अब t की ही यूज करनी है, दैट इज अल्फा बीटा, और वी कैन राइट इट एज बीटा अल्फा, या फिर हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फाइंड द एरिया अंडर द आर्क ऑफ द साइक्लॉइड। इस का एरिया जो है वो साइक्लॉइड का आपने फाइंड आउट करना है। अगर हम एक आर्क जो है उसके एरिया की डिस्कशन करें तो वो हमारे पास 0 से 2 पाई के ऊपर डिस्कस होती है। One arc of the cycloid is given by 0 से 2 pi using the substitution rule with y is equal to r1 minus cos theta and x is equal to r1 minus sin theta। यहाँ पे चूंकि y की वैल्यू हमारे पास वैसे ही पुट होती है r into 1 minus cos theta, लेकिन जो x की वैल्यू है वो x नहीं है बल्कि dx है, तो आपने x का डेरिवेटिव ले लेना है, दैट इज इक्वल टू r into 1 minus cos theta। तो dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज दिस। ओके, सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर आएगा, तो इसको ओपन कर लें स्क्वायर को, तो ये आपके पास ये फार्मूला बन गया। अब आपके पास cos 2 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, 1 है, आपको पता है इजीली कि इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होती है। 1 की इंटीग्रेशन सिंपल थीटा आ जाएगी, cos थीटा की इंटीग्रेशन जो होती है वो sin थीटा होती है, cos स्क्वायर थीटा के ऊपर हम आइडेंटिटी लगा देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और फिर उसके मुताबिक उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो एरिया फाइंड आउट हो रहा है पॉजिटिव कर्व का, हमने सिर्फ पॉजिटिव का डिस्कस करना है। नो डाउट कि हमारा ये सर्कल जो है वो नेगेटिव फॉर्म में भी मूव करता है बिलो द एक्स एक्सिस, लेकिन एरिया की बात की तो हम पॉजिटिव डिस्कशन की बात करेंगे। सो 0 से 2 पाई के दरमियान हम जो इसकी कंडीशन डिस्कस करें उसका एरिया हमारे पास है 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। आर्क लेंथ भी आपने पढ़ी हुई है, सेम वही आर्क लेंथ है, सिर्फ फर्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो dy ओवर dx है वो इन टर्म्स ऑफ dy ओवर dt और dx ओवर dt फॉर्म में लिखे जाएंगे, क्योंकि दोनों t पे डिपेंड करते हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने आर्क लेंथ का फार्मूला डिस्कस किया था, l is equal to a to b इंटीग्रल 1 plus dy over dx whole square। सो सारा ये फार्मूला 3 तक पढ़ लें, यहाँ तक पढ़ लें, इसको कोई क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस कर। सिर्फ क्या किया है यहाँ पे, जब हम dy ओवर dx पुट करते हैं तो हमारी लिमिट a से b होती है, जब हम उसको इन टर्म्स ऑफ t डिस्कस करते हैं चेन रूल के मुताबिक, तो हमारी लिमिट्स जो है वो t के मुताबिक वेरी कर जाती है, अल्फा बीटा बदलती है। पैरामीट्रिक कर्व्स हैं तो पैरामीटर हमारा चेंज होता रहता है, हम डिफरेंट नोटेशंस में अपने पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, टी में या थीटा में या किसी भी फॉर्म में, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही हमारे इंटीग्रल की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाती है। क्यों मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया था, क्योंकि हमने जिन इंटरवल्स के अंदर उसको डिस्कस किया तो हर इंटरवल के ऊपर इट सेल्फ मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकता है। हम कहते हैं कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू है वो स्लोप ऑफ सेकेंड के इक्वल हो जाती है। डिस्कशन की थी हमने ये प्रीवियस। मीन वैल्यू थ्योरम इसी तरह के कर्व के ऊपर अप्लाई होता है ना हमारे पास। यस मैम। ठीक है, तो इट सेल्फ इस पोर्शन के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर, पोर्शन में हर जगह जब भी हम कर्व जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं तो हर कर्व के ऊपर इट सेल्फ मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो इट मींस पूरी की पूरी हमारी जो डोमेन है पी नॉट से पी एन तक जिसको हमने डिस्कस किया उस सारी के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई हो जाता है। मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने के बाद इसकी मॉडिफाइड फॉर्म में लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आए हैं। सो ये सारे डिस्कशन जो है हम देख भी लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं।
ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 तक हमने आर्क लेंथ का जो फार्मूला है वो डिफाइन कर दिया, अल्फा टू बीटा dx over dt square plus dy over dt square into dt. Even if C can't be expressed in the form y is equal to f(x) formula 3 is still valid, but we अगर उसने कहा है कि हम y को सिंपल f(x) की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, हमारी कर्व जो है उसमें बेंडिंग बहुत ज्यादा हो, तो फिर भी हमारे पास फार्मूला 3 जो है वो स्टिल वैलिड है, बट वी ऑब्टेन इट बाय पॉलीगॉन अप्रोक्सीमेशन के साथ हम इसको ऑब्टेन करेंगे। वी डिवाइड द पैरामीटर इंटरवल अल्फा बीटा इनटू n सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ डेल्टा टी। हमारे पास जो अल्फा बीटा पूरा इंटरवल है उसको हम इक्वल विड्थ के साथ डिवाइड कर देंगे पॉलीगॉन की फॉर्म में। T0, T1, T2 up to so on Tn are the end points of these sub intervals. ये जो हमने सब इंटरवल्स बनवाए हैं उनमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसको हम T0 के साथ, फिर T1 के साथ, फिर T2 के साथ, सेम इसी तरह इस कंडीशन के साथ हम मूव करते रहेंगे। और द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस सब इंटरवल्स, ये हमारे सारे क्या है, इस कर्व के, ये इस पॉलीगॉन लाइन के सब इंटरवल्स हैं। देन xi f into ti, यहाँ पे हमारे पास चूंकि पहले x था, पूरी कर्व को जो रिप्रेजेंट करा था पॉइंट, उसको हम x से रिप्रेजेंट, यहाँ पे इटसेल्फ हर जो कर्व है जिसके लिए P0 से P1 है तो उसमें हमने x1 लिया है, P1 से P2 का पॉइंट जो है उसको हमने x2 के साथ रिप्रेजेंट किया। इस तरह जनरल हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है वो x into f into ti किया और yi जो है वो g of ti किया। The coordinates of the points that lies on C and polygon with vertices P0, P1, P2 approximate C, ये कर्व को अप्रोक्सीमेट करती है। As in section number 8.1 we define the length L of C to be the limit of the length of these approximation polygon. अगर किसी कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या है, लिमिट है ऑफ द लेंथ ऑफ दीज अप्रोक्सीमेशन। इन जो हमारी सारी की सारी लेंथ्स हैं P0 से P1 तक, P1 से P2 तक, इनकी अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे तो बेसिकली हम अपनी पूरी कर्व जो है उसकी लेंथ आउट फाइंड आउट कर लेंगे। सो लिमिट n approaches to infinite summation I from 1 से n pi minus 1 pi. The mean value theorem then applied to f on the interval ti minus 1 ti gives the number ti steric. इस इंटरवल के दरमियान में उसने कहा है कि हमारे पास एक ti steric जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि कर्व में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो हमारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड के एग्जैक्ट इक्वल हो जाती है। सो वी कैन अप्लाई दिस एज वेल। इसको हमने अप्लाई किया x के लिए एज इट इज, उसके लिए उसने उसको y के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन x के लिए जब वो पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है ti minus 1 से ti के दरमियान तो वो ti स्टेरिक डिस्कस कर रहा है। जब इसी को y कर पॉइंट के लिए वो डिस्कस करता है तो ti डबल स्टेरिक जो है उसको डिस्कस कर रहा है। डिस्कस करने के बाद सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करके हमारे पास जो आर्क लेंथ फार्मूला डिफाइंड हो रहा है वो f प्राइम ti स्टेरिक का स्क्वायर प्लस g प्राइम ti डबल स्टेरिक स्क्वायर डेल्टा t है, जो पैरामीट्रिक कर्व के लिए हम आर्क लेंथ का फार्मूला जो है वो डिफाइन करेंगे। अब इसी फार्मूले की फर्दर डिस्कशन क्या कर रही है, तो सम रिजेंबल्स आर रीमानियन सम ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास रिजेंबलेंस है वैसे ही जैसे रीमानियन सम किसी फंक्शन का हम फाइंड आउट करते थे f प्राइम t स्क्वायर प्लस g प्राइम t स्क्वायर, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अ रीमानियन सम। लेकिन हम इसको एग्जैक्टली रीमानियन सम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ti स्टेरिक पॉइंट है और जो ti डबल स्टेरिक पॉइंट है ये दोनों इक्वल नहीं है लाइक दिस। वहां पे ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल डेफिनेशन देते हैं। Nevertheless, however, if f prime and g prime are continuous, अगर उनके डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस हो, इट कैन बी शोन दैट द लिमिट इन 4 इज द सेम एज इफ ti स्टेरिक एंड ti डबल स्टेरिक वर इक्वल। अगर डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस हो तो फिर हम शो करवा सकते हैं कि हमारे जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल हैं, और फिर हम अपनी आर्क लेंथ जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं अल्फा से बीटा f प्राइम ऑफ t स्क्वायर प्लस g प्राइम ऑफ t स्क्वायर dt। दैट इज द बेसिक फार्मूला। आप इसकी डेरिवेशन बेशक ना भी करें, जरूरत नहीं है, लेकिन पैरामीट्रिक कर्व की फॉर्म में जो आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है ये उसका जनरल फार्मूला है। इसको प्रिसाइज वे में किस तरह से डिफाइन किया है, तो कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस where f prime and g prime are continuous। अगर f prime और g prime जो है वो continuous होंगे फिर हम दोनों पॉइंट्स को इक्वल कंसीडर करेंगे। एंड c is traversed exactly once। c जो है वो एक ही दफा जो है वो मूव कर रही है as t increases from alpha to beta। जैसा कि हम सर्कल के अंदर हमने कुछ इक्वेशन डिस्कस की थी, t is equal to sin थीटा या sin 2 थीटा। जब sin थीटा डिस्कस करते थे तो हम कहते थे कि हमारी कर्व एक ही दफा मूव कर रही है, और जब 2 थीटा की कंडीशन होती थी तो हम कहते थे हमारी कर्व जो है वो 2 टाइम्स मूव करके अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आई है। सो यहाँ पे c जो है is traversed exactly once as t increases from alpha to beta, then the arc length of c is defined as in this formula
where dx over dt is f prime of t and dy over dt is g prime of t square. So this is the basic definition. If we use parametric use the representation of the unit circle की representation find करनी है तो x r cos t है और अगर unit circle है तो radius 1 है. y is equal to r sin theta unit square circle है तो यहाँ पर भी radius 1 है और थीटा की वेरिएशन हमने वही ली है 0 से 2 pi. If we use representation of the unit circle, then we have to find out the arc length of this curve. आपने बेसिकली उस कर्व की आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है और जो आर्क हमें दी गई है वो हमारे पास क्या है, एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है. dx over dt फाइंड करें तो ये आपके पास यहाँ से माइनस साइन t है, dy by dt फाइंड करें तो cos t है. सो थ्योरम 5 गिव्स, ये थ्योरम अप्लाई कर दें. लेंथ आपकी चूंकि पूरा सर्कल है तो 0 से 2 पाई है. फाइंड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ सकता है. As expected, if on the other hand we use the representation given in example 10.1.3, ये तो 10.1.2 के अंदर हमारी जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी वो 1 टाइम्स थी. 10.1.3 के अंदर हमने जो सर्कल की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ली थी वो 2 टाइम्स थी. उसने कहा अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर लें जिसमें अगेन हमारे पास जो रेडियस है वो 1 है लेकिन सर्कल ट्वाइस टाइम मूव करके अपने रीजनल पॉइंट की तरफ आता है तो सेम लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये वेरिएशन वही रहेगी, सिर्फ चेंज यहाँ पे एंगल में चेंज है. सो 10.1.2 के लिए आपकी आर्क लेंथ ये है. 10.1.3 के लिए आपने जो आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है वो आपके पास क्या आ जाती है, 4 पाई है. मीन्स लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो किसी भी सर्कल की तो वो 2 सर्कल कंप्लीट करके अपने ओरिजिनल पॉइंट को आती है. Clear students? Yes ma'am. एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसको पढ़ लें सारा और आगे सरफेस एरिया जो है इसको भी पढ़ लें. ये सारे पीछे आपने पढ़े हुए हैं, जस्ट इसको पैरामीट्रिक कर्व के ऊपर इसने अप्लाई किया. एग्जाम्पल नंबर 5 और सरफेस एरिया दोनों पढ़ लें, ठीक है.